हाय फ्रेंड, आपका हमारे YouTube चैनल द जीनियस वर्ल्ड आजमगढ़ में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं तथा ये टर्म किसने दिया था और किस आधार पर कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दो भागों में बांटा गया है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है चैटॉन। ये फ्रांस के थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले केंद्रक के स्वभाव के आधार पर केंद्रक के स्वभाव के आधार पर, इंग्लिश में कहें तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ न्यूक्लियस, यानी केंद्रक के स्वभाव के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका। अब इन कोशिकाओं में केंद्रक का क्या स्वभाव होता है, क्या स्वरूप होता है, उसको आइए हम लोग समझते हैं। ये याद रखिएगा, जो चैटॉन थे ये फ्रांस थे, यही सबसे पहले जो टर्म है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका का, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक सेल का जो टर्म है सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या थी। जो ये लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, इंग्लिश में कहें तो प्रोकैरियोटिक सेल, हिंदी में प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल है, ये जो इसमें जो टर्म लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ तक देखिए लिखा है प्रो और ये कैरियन। इसको हम अगर अलग अलग करें, एक ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक प्रो है, दूसरा कैरियन। अब जो प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव या प्रारंभिक, प्रिमिटिव जिसे हम लोग हिंदी में प्रारंभिक कहते हैं, प्रारंभिक। और कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस, इसे हिंदी में कहें तो इसे हम केंद्रक कहते हैं। यानी ऐसी कोशिकाएं जिसका जो केंद्रक हो प्रारंभिक केंद्रक हो, जिसमें ऐसी कोशिकाएं जिसका केंद्रक वेल डेवलप नहीं हो, पूरी तरीके से विकसित नहीं हो, उसे हम प्रारंभिक कोशिका कहते हैं, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, ऐसे कोशिकाएं जिनका न्यूक्लियस जो होता है पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है या अल्प विकसित होता है, उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और जिन जीवों में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। उन्हें कौन कहते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव। तो आइए हम लोग देखते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती हैं और कौन कौन से जीव प्रोकैरियोटिक। सबसे पहले इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक के। तो प्रोकैरियोटिक जीव के एग्जाम्पल या प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो एग्जाम्पल हैं, उदाहरण, तो एक बैक्टीरिया, जो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं सब प्रोकैरियोटिक होते हैं। और उसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसे हम नीले हरे शैवाल के नाम से जानते हैं हिंदी में, ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसे हम कहते हैं नीले हरे शैवाल, नील हरित शैवाल। और ये बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं जीवाणु, और ये हैं नीले हरे शैवाल या नील हरित शैवाल। बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गा हो गया। और इसी प्रोकैरियोटिक में ही आते हैं माइकोप्लाज्मा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों इसकी माइकोप्लाज्मा होती है। इस पहले हम बताए थे, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, जो सबसे छोटी कोशिका होती है, यही होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस प्रोकैरियोटिक जीव है जिसे हम कहते हैं ई कोलाई। इसका पूरा नाम है इस्चेरिचिया कोलाई। ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, यानी मानव के आंत में पाया जाता है ई कोलाई। ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है।
ये तीनों तो हर बुक में मिल जाएगा, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गा और माइकोप्लाज्मा, ये तीनों प्रोकैरियोटिक है। ये सभी की लगभग सभी किताबों में मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत कम मिलता है। ई कोलाई ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ये भी एक प्रोकैरियोटिक जीव है। तो ये 4 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट जो क्रमशः कई कई एग्जाम में पूछे गए हैं, ये हो गए प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल या उदाहरण। अब प्रोकैरियोटिक सेल की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या होती है, प्रोकैरियोटिक जीव में क्या क्या पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक, मान लीजिए हम एक प्रोकैरियोटिक कोशिका बना दे रहे हैं समझने के लिए। ये बैक्टीरिया की कोशिका है, मान लीजिए बैक्टीरियल सेल है ये जो प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएं क्या होती हैं। पहली तो ये, इनकी जो केंद्रक होते हैं वो पूर्ण विकसित नहीं होते। इनकी जो केंद्रक होते हैं पूर्ण विकसित नहीं होते, यानी प्रिमिटिव केंद्रक होता है, प्रारंभिक केंद्रक, प्रारंभिक केंद्रक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है, पहली विशेषता तो ये है। दूसरी, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक आवरण नहीं होता। अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें, ये सपोज दैट एक यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें केंद्रक जो होता है ये केंद्रक कला से घिरा हुआ है। ये आवरण है, इसको कहते हैं केंद्रक कला, केंद्रक कला। तो इसका जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसका केंद्रक जो है केंद्रक कला से घिरा हुआ है, और लेकिन जबकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इसमें केंद्रक कला का अभाव होता है, केंद्रक कला नहीं। समझ जाइएगा पूरा लिखा हुआ कि ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला नहीं पाई जाती। अगर केंद्रक कला नहीं पाई जाएगी तो केंद्रक के अंदर जो भी द्रव है ये बाहर, यहाँ केंद्र ये घेरे रखती है, इसके अंदर जो भी द्रव रहता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो घेरे हुए है, लेकिन इसके अंदर अगर केंद्रक कला नहीं पाई जाएगी तो जो केंद्रक के अंदर का मटेरियल है ये बाहर और अंदर पूरा बिखरे हुए रहता है। इसीलिए इसके केंद्रक को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक को न्यूक्लियस कहते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। यानी ऐसा न्यूक्लियस या इसे अल्प विकसित न्यूक्लियस भी कहते हैं, अल्प विकसित, ऐसा न्यूक्लियस, ऐसा केंद्रक जिसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला नहीं पाई जाती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, अल्प विकसित केंद्रक। ये तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता क्या होती है, इसमें जो सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल से नहीं पाया जाता है, यानी जो कोशिकांग झिल्लियों से घिरे होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। ऐसे कोशिकांग जिनके चारों तरफ कोई ना कोई झिल्ली का आवरण होता है वो कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। इसमें लवक नहीं पाया जाता है, इसको हम प्लास्टिड के नाम से जानते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। बहुत से ऐसे जो जितने भी झिल्ली से घिरे हुए ऑर्गेनल्स हैं यानी कोशिकांग हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70 प्रकार का होता है, 70 प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसका जो राइबोसोम होता है 80 प्रकार का होता है। और क्या अंतर है इसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाएगी, आप लोग जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसी में सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, जिसकी वजह से ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक इंसान के अंदर ऊर्जा कहाँ उत्पन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, उसमें सेलुलर रिस्पायरेशन होता है यानी कोशिकीय श्वसन होता है,
जिसके फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो विभिन्न कार्यों को करने में मदद करती है। लेकिन अगर जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक में, तो उसमें ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न होगी या ऊर्जा कहाँ से पैदा होगी या ऊर्जा कहाँ बनेगी? तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा जो श्वसन होता है, कोशिकीय श्वसन होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। यहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होती है, श्वसन तंत्र यहीं पर होता है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक, इसे हिंदी में कहें प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका में और क्या क्या होता है? जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें सिर्फ व सिर्फ एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इसमें और क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इसमें जो क्रोमोसोम होता है, जिसे हिंदी में हम गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी एक गुणसूत्र पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक अंतर हुआ, ये हुआ प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइज होती है, इसका जो आकार होता है बहुत छोटा होता है, 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर, यानी जो कोशिका की साइज होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका की, यूकैरियोटिक कोशिका के तुलना में काफी छोटी होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइज होती है, आकार होता है, वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में काफी छोटा होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है, यानी ऐसा केंद्रक जिसके चारों तरफ केंद्रक कला का अभाव होता है उसे प्रारंभिक केंद्रक या न्यूक्लियॉइड कहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें सेल बाउंड मेम्ब्रेन, यानी जो कोशिका झिल्ली से घिरे हुए ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि जितने भी कोशिकांग होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकांग जो सेल से घिरे होते हैं वो नहीं पाए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जिका, लाइसोसोम, ये सब क्या होते हैं? सेल से कोशिका झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक गुणसूत्र या एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है और इनका आकार यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में बहुत छोटा होता है। अगर अब बात करें हम यूकैरियोटिक कोशिका की और प्रोकैरियोटिक कोशिका की, जो एग्जाम्पल अभी हमने कुछ देर पहले हम लोग बताया था, ये एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल बैक्टीरिया, जिसे हम हिंदी में जीवाणु कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसे हिंदी में नील हरित शैवाल कहते हैं, ई कोलाई, इचरिचिया कोलाई जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और माइकोप्लाज्मा। ये 4 महत्वपूर्ण उदाहरण हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के। अब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका या सेल, यहाँ लिखा है हिंदी में यूकैरियोटिक कोशिका, हमें यहाँ इंग्लिश में लिखी। ये भी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक यू लिखा हुआ है, एक कैरियन। ये भी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, यहाँ यू लिख दिए, कैरियन। सेम जो कैरियोटिक है ये कैरियन से मिलकर बना है। तो यू का मतलब होता है ट्रू, यानी सत्य, इसे हम कह सकते हैं गुड, इसी का गुड भी कह सकते हैं, इसे वेल भी कह सकते हैं। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसे हम हिंदी में बताए थे भी केंद्रक कहते हैं। यानी कुल मिलाकर ऐसी कोशिकाएं जिसका केंद्रक जो होता है पूरी तरीके से विकसित होता है, ऐसी कोशिकाएं जिसका केंद्रक पूर्ण विकसित होता है या वेल डेवलप, जिसे हम कह सकते हैं वेल डेवलप होता है,
जिसका न्यूक्लियस पूर्ण विकसित होता है, इंग्लिश में बोले तो वेल डेवलप होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? यूकैरियोटिक सेल के जो एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी पादप होते हैं यानी पौधे, जितने भी एनिमल्स, सभी जंतु, कवक, शैवाल, इसके अलावा जो प्रोटिस्टा संघ है, ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषताएं क्या होती हैं, उसको आगे समझ लेते हैं। ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जितनी भी विशेषताएं पढ़े हैं, उसके विपरीत इसकी विशेषताएं होंगी, यानी उससे अलग। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि उसके चारों तरफ जो होता है वेल डेवलप या केंद्रक नहीं होता है। मान लीजिए कि आपकी यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें केंद्रक वेल डेवलप होगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक वेल डेवलप नहीं होता था। तो पहली विशेषता तो यही हो गई कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है वेल डेवलप यानी पूर्ण विकसित होता है। अब दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें, लिख दे रहे हैं वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यानी पूर्ण विकसित केंद्रक, ये पहली। दूसरी विशेषता इसकी क्या होती है? जो केंद्रक होता है इसके चारों तरफ केंद्रक कला का आवरण होता है, यानी केंद्रक के चारों तरफ ये जो है इसे हम केंद्रक कला कहेंगे, इंग्लिश में अगर कहें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक के चारों तरफ क्या पाया जाता है? केंद्रक कला पाई जाती है, केंद्रक कला। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसा नहीं होता था, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं पाई जाती थी। अगर केंद्रक कला पाई जाती इसमें है तो केंद्रक द्रव्य, ये जो हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर प्लाज्म, और ये जो कोशिका द्रव्य है, इसके बीच जो केंद्रक कला है, केंद्रक कला, ये इसके बीच आदान प्रदान को रोकती है। ये जो इसका जो है केंद्रक का जो भी मटेरियल है, इसमें पूरी तरीके से कोशिका में नहीं बिखरा होता है, यानी इसे न्यूक्लियाइड नहीं कहते हैं, इसे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ही कहते हैं। और इसका तीसरी विशेषता की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जितने भी सेल में बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, जो भी कोशिका झिल्ली से घिरे हुए हैं, सभी पाए जाते हैं, यानी इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। जैसे इसमें माइक्रोपांडिया पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम अंतःप्रदेशीय जालिका कहते हैं, लाइसोसोम पाया जाता है, और इसका जो राइबोसोम है वो 80S प्रकार का होता है। इसका राइबोसोम जो होता है 80S प्रकार का होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो राइबोसोम था वो 70S प्रकार का होता था। और बात करें इसमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, तो इसमें एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं गुणसूत्र को। जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं थी उसमें सिर्फ एक ही गुणसूत्र पाया जाता था। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता ये होती है कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से साइज में बड़ी होती है। इसका साइज जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से काफी बड़ा होता है। इसके अलावा और क्या डिफरेंस है इसमें और उसमें? जो कोशिकीय श्वसन होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन जिसे हम कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी कोशिकीय श्वसन। इसमें कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? माइक्रोकांड्रिया में, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइक्रोकांड्रिया पाई जाती है, इसलिए जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है माइक्रोकांड्रिया में होता है, यानी जो एटीपी से ऊर्जा बनती है वो कहाँ बनती है? माइक्रोकांड्रिया में बनती है। इसीलिए माइक्रोकांड्रिया को ऊर्जा का विद्युत गृह कहा जाता है, क्योंकि जो जंतु या पादप जिसमें भी माइक्रोकांड्रिया पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, वहीं क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है या सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, तो वहीं से ऊर्जा बनती है जो एटीपी के रूप में संचित रहती है। इसीलिए माइक्रोकांड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं और एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में और इसमें क्या महत्वपूर्ण है? जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये समसूत्री विभाजन करती हैं, समसूत्री, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ऐसा कुछ नहीं था।
उसमें समसूत्री विभाजन नहीं होता था, जबकि लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, समसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो ये रहा बेसिक डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो टर्म है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का या प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का, इसको सबसे पहले फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने दिया था, जिनका नाम है चैटॉन या चैटान जो भी पढ़िए, इनका नाम है चैटॉन। इन्होंने ही सबसे पहले प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका का टर्म दिया गया, कोशिका नाम दिया है, कोशिका शब्द दिया। और इन्होंने जो कोशिकाओं का विभाजन किया दो भागों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, उनका आधार क्या था, केंद्रक का स्वभाव, केंद्रक के स्वभाव के आधार पर, केंद्रक के स्वभाव के आधार पर ही कोशिकाओं को दो भागों में बांटा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक।